नमस्कार। आज का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा इस चैप्टर का। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि एक वर्ड हमने पढ़ा है बहुत, एरिया। नाउ एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। 9th क्लास में वी हैव डिस्कस दैट एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, but when we dealing in 3 dimensions, then area as a vector whose length is actual scalar area and direction whose direction is perpendicular to the plane. मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाउ कैन वी सेइंग एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी? नाउ as in the diagram it is given that the length and width of a square is 6 centimeter and 6 centimeter, which lying in the xy plane. The z direction is perpendicular. Now we find the what is the result of this area. Now if we apply scalar product, and we know that the 6 centimeter along x-axis and 6 centimeter in width, that is also in y-axis, then in direction this length L vector represented by 6 I cap and this width B vector represented by 6 J cap. If we apply scalar, then 6 I dot 6 J is equals to 36 I dot J is equal to 0. Scalar product produce zero magnitude, which is not possible, but in cross product this 6i cross 6j, that is equals to 36k cap. I क्रॉस j किस एक्सिस में आपका लाई कर रहा है? i और j में लाई कर रहा है कौन? ये वाला प्लेन एक्स वाई में। तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? इसके परपेंडिकुलर, तो ऊपर जाएगा या क्या जाएगा? नीचे जाएगा, दैट इज k कैप। नाउ अब एक और चीज़ थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर हम, कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि कॉपी में मान लीजिए ये रखी हुई है, इस प्लेन में रखी हुई है, दिस इज द बेंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड इफ द रेडियस ऑफ दिस बेंगल इज आर, दिस इज द आर, दैट इज द आर, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एरिया। तो यहां पर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन ये एक इसको डिफाइन करने के लिए, इसकी डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हमें इसके परपेंडिकुलर इसका हमें आंसर मिलेगा। तो जो आंसर आएगा मे बी पाई आर स्क्वायर के कैप और मे बी पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, इट इज 2 डायमेंशन। तो एरिया या तो ऊपर ले सकते हैं नीचे ले सकते हैं। मैं इसकी अब ये कह दूं, अगर ये मेरे पास स्क्वायर है यहाँ पर, अब मैं कहूँ बच्चे से बेटा बताओ जरा कि यहाँ पे कितना इसका होगा एरिया, दैट इज ए स्क्वायर। बट सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ए बी, अगर मैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर के कैप या माइनस ए स्क्वायर के कैप। अब मैं लेता हूँ एक क्यूब लेता हूँ। अब उस क्यूब में, क्यूब का मतलब ये समझ लीजिए कि that is the rectangle, that is the square. Now that is the 1 2 3 4 ऊपर 5 and नीचे 6, there are 6 faces of this cube, इमेजिन कर लीजिए। और मुझे ये देखना है यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर देखना है। अब इसका एरिया वेक्टर अगर मैं देखता हूँ तो एरिया वेक्टर कैसे मुझे निकल के आएगा यहाँ पर? अब इसके ऊपर अगर देखोगे आप, इस वाले पार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो एन कैप आउटवर्ड, इसमें देखेंगे तो इसमें इस सरफेस के नीचे जाएगा। ऐसे समझ लो जैसे कि ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर
इस कॉपी के नीचे, या इस साइड में, या इस साइड में। तो हमेशा जो 3D सरफेस होती हैं उसमें हमेशा याद रखना आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे नॉर्मल, परपेंडिकुलर सरफेस के। एक बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास एक स्फीयर है तो परपेंडिकुलर हमेशा या नॉर्मल जो होगा उसके सेंटर से ही पास होगा। तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लेते हैं, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए लेते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फ्लक्स का मतलब होता है बहना, टू फ्लो। क्या चीज़ बह रहा है आपका वहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बह रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में से बह रही हैं? इट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। कितनी बह रही हैं? दैट इज अ नंबर, द नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसके लेंगे यहाँ पर। अब एक बात सोचो यार यहाँ पर कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, मैं एक एग्जाम्पल लूँ अगर, और मैं कहता हूँ कि दैट इज द पेपर। अब इस पेपर के, अब मैं कहता हूँ कि अगर अभी पेपर इतना है सिंपल, इसका एरिया मैंने कम कर रखा, इसका एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं, बहुत सारी जा रही हैं। अब इस इतने प्लेन में से कितनी जा पाएंगी? कम। और अगर मैं इसी का एरिया क्या कर दूं, मैं इस तरह से बढ़ा दूं, इस तरह से बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा जाएंगी, नहीं जाएंगी? पहले कम जा रही थी, अब क्या जाएंगी? ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए मैंने ए फिक्स कर रखा है और इसमें से मान लीजिए 3 लाइंस जा रही हैं, फिर कुछ देर बाद कहूँ कि इसमें से कितनी जा रही हैं? 10 जा रही हैं लाइन इसी में से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो डेंसिटी फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ई और ए के। नेक्स्ट एक और बात आती है यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू 0 है। और इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक्स द सम एंगल विद दैट ऑफ द ए वेक्टर, then there are two component of the electric field, two component of electric field, one component which is parallel to area vector and the component which is perpendicular. अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रिक जब फ्लक्स की रेफरेंस कह रहे थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, तो वी टेकन द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू, we take the component of electric field which is parallel to a vector, that is E cos theta। तो फॉर्मूला क्या हुआ? 5 बराबर E A cos थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है? 5 बराबर E डॉट A वेक्टर। ना यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? अभी क्या पढ़ाया था हमने, पढ़े थे कुछ दिनों पहले कि E बराबर क्या है हमारे पास? F/Q0। तो न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होगी? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब थोड़ी सी एक बात समझना, मान लीजिए ये मेरे पास पेज है यही, अब इस पेज को मैंने सीधे ऐसे रख दिया, सिंपल इस तरह से, इस तरह से। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सॉरी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, बहुत सारी जा रही हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ बेटा फ्लक्स इतना होगा इसका, तो व्हाट इज द एरिया वेक्टर? दिस इज द एरिया वेक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट इज द एंगल? एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 is 0, so that why phi equal to 0। now इन दैट क्वेश्चन अब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब सीधी सादी बात कि यहाँ पर थीटा जो एंगल लेते हैं वो किसके बीच का लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लेते हैं। तो एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। अब सब समझदार हो, कर लोगे अपने आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर ही का ही हम एरिया वेक्टर मानते हैं 2D में, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर लेते हैं 2D फिगर में, 3D फिगर में नहीं लेते।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेते हैं 2D फिगर में, लेकिन 3D फिगर में इस तरह से नहीं करते। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3D सरफेस है और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई उतनी निकल गई, क्या अंदर रह गया, कुछ नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल के आएगा हमारा, टोटल 0। अच्छा,